गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी। इनका बर्थ कब हुआ था? दिसंबर 9, 1608। 9 दिसंबर 1608 को इनका जन्म हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है ब्रैड स्ट्रीट, लंदन। डेथ कब हुई थी इनकी? November 8, 1674, Thursday. Died of gout and was buried in St. Giles, Cripplegate. ठीक है, इनकी जो डेथ है वो 8 नवंबर 1674 में हुई थी, थर्सडे के दिन। और इनकी जो डेथ है वो गाउट की वजह से हुई थी एंड देन इन्हें बरीड किया गया था सेंट गाइल्स, क्रिपलगेट। ठीक है, सेंट गाइल चर्च यार्ड में इनको दफन किया गया था। नेक्स्ट है फादर, जॉन मिल्टन। इनके फादर का नाम भी क्या था? जॉन मिल्टन था। ठीक है, फाइनेंशियल सक्सेस एज ए स्क्रीवनर। फाइनेंशियल जो मतलब उनको सक्सेस मिली थी वो एज ए स्क्रीवनर मिली थी, यानी कि वो एक स्क्रीवनर थे। स्क्रीवनर कौन होता है? जो लीगल ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, वर्क फ्रॉम ए हाउस ऑन ए ब्रेड स्ट्रीट वेयर द मरमेड टैवर्न वॉज लोकेटेड इन चीप साइड। ठीक है, घर से ही वो अपना काम करते थे और नोटेड जाने जाते थे अपने म्यूज़िक मतलब एज ए म्यूज़िकल कंपोज़र वो जाने जाते थे। यानी म्यूज़िकल कंपोज़र प्रोफेशन से नहीं थे वो, लेकिन अपने एज ए डेवलर वो म्यूज़िक कंपोज करते थे चर्च के लिए, क्योंकि वो मतलब शौकीन थे, म्यूज़िक लवर थे वो, इनके फादर। ठीक है, नाम उनका जॉन मिल्टन ही था। जो हमारे मतलब जो राइटर हैं उनका नाम भी जॉन मिल्टन ही है। नेक्स्ट है मदर। मदर का नाम है सारा जेफरी। नेक्स्ट है वाइफ। ठीक है, वाइफ है इनकी मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकॉक, एलिजाबेथ मिंशल, 30 ईयर्स यंगर, जो कि इनसे 30 साल छोटी थी एज में। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जॉन मिल्टन के बारे में कि उन्होंने 3 शादियाँ की थी। 3 वाइफ थी उनकी, जिनका नाम था, फर्स्ट वाइफ थी उनकी मैरी पॉवेल, जिनसे उन्होंने सबसे पहले शादी करी थी 1642 में। 1642 में इनकी शादी हुई थी फर्स्ट इनके साथ, मैरी पॉवेल के साथ, जो कि इनसे 17 ईयर्स यंगर थी, मतलब 17 साल छोटी थी एज में। देन इनकी डेथ हो गई 10 साल बाद, फिर इनकी डेथ हो गई शादी के। फिर इन्होंने सेकंड शादी की थी कैथरीन वुडकॉक से। कैथरीन वुडकॉक भी 2 साल के बाद, मतलब कैथरीन वुडकॉक की भी 2 साल के बाद डेथ हो गई थी। फिर इन्होंने लास्ट में शादी करी है एलिजाबेथ मिंशल से। ठीक है, इन 1663 में, और ये इनकी मतलब लास्ट तक इनकी रही हैं। बाकी पहली जो इनकी वाइफ हैं दोनों, इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है इनकी डॉटर्स हैं इनकी एनी, मेरी एंड डिबोरा। डिबोरा इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम है। 3 बेटियां थी, हालांकि इनको एक बेटा भी हुआ था जिसकी डेथ इन्फेंसी में ही हो गई थी। नेक्स्ट है मेजर वर्क्स। जॉन मिल्टन के कौन कौन से मेजर वर्क्स हैं उनको देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, ये तो है ही इनका महाकाव्य, जिसके लिए ये पॉपुलर है, इनको जाना जाता है। तो इसको लेकर भी इनकी 2-3 डेट को याद रखना होता है, जैसे कि इन्होंने कब लिखना स्टार्ट किया इसको, कब इन्होंने इसको कंप्लीट किया, कब पब्लिश कराया। तो 1658 में स्टार्ट किया था। फिर 1663 में जब इनकी 3rd शादी हुई थी तब इन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया था। लेकिन फिर 1663 के बाद है ना 65 तक, मतलब 1665 तक ये इसको रिवाइज करते रहे थे। 1665 में इनका ये कंप्लीट हो गया था। 2 साल इन्होंने इसे रिवाइज़ किया, क्योंकि इतना बड़ा एपिक था, इतना मतलब आसान काम नहीं था, उसको करेक्ट करना भी बहुत बड़ा टास्क था अपने आप में। 65 में इन्होंने इसे कंप्लीट कर लिया। बाद में क्या हुआ कि जो लंदन था, लंदन में जो प्लेग आ गया था, है ना, ग्रेट प्लेग की जो घटना हुई थी वो 1665 में हुई थी। इसकी वजह से इन्होंने इसे पब्लिश नहीं कराया था। पब्लिश इन्होंने इसे 16 सो सबसे मेजर वर्क इनका यही है। नेक्स्ट वर्क है इनका पैराडाइज रीगेंट। ये इनका शॉर्ट एपिक है। ये आया इनके वही लास्ट फेज में आया 1671। और सैमसन एगोनिस, ये दोनों वर्क इनके एक साथ ही आए थे। नेक्स्ट है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक है, ऑन शेक्सपियर, ये इनके स्टार्टिंग के वर्क हैं। ठीक है, जो इनिशियल फेज है इनका मिल्टन का, तब के वर्क हैं ये। टू द नाइटिंगेल अ सोनेट, ये इनकी सोनेट है। ऑन इज ब्लाइंडनेस, लिसिडस, ये इनकी एलिजी है। कॉमर्स, आर्केड्स, एल एलिग्रो, एल पेंसरसो, द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट,
एरियोपैजिटिका, ये सभी के सभी मिल्टन के मेजर वर्क हैं, ठीक है। इसकी वजह से तो मिल्टन को जो है लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट मिली थी इस वर्क की वजह से, जो इन्होंने लिखा था अपना 1649 में। नेक्स्ट एरियोपैजिटिका तो है ये इनका बहुत ही फेमस है, 1644 में आया। और ये क्वेश्चन भी आता है कि किसको एड्रेस था, ये पार्लियामेंट को एड्रेस था, किसके लिए लिखा गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर। और जॉन मिल्टन को लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, उनको देखते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टेचर विद एवरम हेयर, and oval face with grey eyes and a fair complexion, Milton was called the Lady of Christ कॉलेज, ठीक है। तो ये इनका कॉम्प्लेक्शन है ना, जो फेस जो मिल्टन थे वो काफ़ी बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही ओवल फेस, और मतलब जैसे लड़कियों का फेस होता है, लड़कियों के जैसे बाल होते हैं, उस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्शन था मिल्टन का। तो अपने कॉलेज में उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता था, यानी एक उनको ये कॉलेज से उनको एक ये निकनेम मिला था, लेडी ऑफ क्राइस्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन मिल्टन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट वाज द निक नेम ऑफ जॉन मिल्टन, तो लेडी ऑफ क्राइस्ट। नेक्स्ट, इन बिलीफ ही बिलोंग टू द एक्सट्रीम प्यूरिटन्स कॉल्ड सेपारेटिस्ट, इंडिपेंडेंट, कांग्रेशनलिस्ट। नेक्स्ट है, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम प्यूरिटन्स से ये बिलोंग करते थे। मिल्टन एक प्यूरिटन से, इनको प्यूरिटन्स को एज ए रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, जाना जाता है। नेक्स्ट है, he withdrew himself from the university in 1632 after taking the degree of MA, ठीक है। यूनिवर्सिटी से कब आए ये, 1632 में, क्योंकि इनकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, इन्होंने MA अपना कंप्लीट कर लिया था 1632 में, तो ये यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए। नेक्स्ट है, द मास्क ऑफ कॉमर्स वॉज रिटन इन 1634, इनका जो मास्क है कॉमर्स वो 1634 में लिखा गया था। टू बी परफॉर्म एट लूडलो कासल बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिजबाटर एंड फ्रेंड्स, जिसे परफॉर्म किया गया था लूडलो कासल में, ठीक है, ब्रिजबाटर के लिए और उनके फ्रेंड। द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू वुड बी अ बेटर नेम फॉर दिस परफेक्ट टाइटल मास्क, इसका जो परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट टाइटल है इनकी जो मास्क है इसका, द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, ये इसका पूरा टाइटल है इनकी मास्क का। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, इन 1637 ही रोट लिसिडस, ठीक है। 1637 में इन्होंने लिसिडस को लिखा, अ मोनोडी, जिसे उन्होंने मोनोडी कहा है, ऑन द डेथ ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग हु ड्रोन इन द आयरिश सी, इट इज़ हिज लास्ट हॉर्सन पोइम, ठीक है। तो ये इनका जो इम्पोर्टेंट और मेजर वर्क है लिसिडस, जिसे इन्होंने 1637 में लिखा था, और इसे उन्होंने मोनोडी बोला कि ये एक मोनोडी है, और इसे उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा था, जो कि डूब गए थे आयरिश सी के अंदर, उनका शिप डूब गया था, शिप डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये उनका लास्ट हॉर्टन पोइम है, मतलब लास्ट वर्क है उनका हॉर्टन पोइम में। नेक्स्ट है, हिज फ्रेंडशिप विद द एक्साइल्ड डच स्कॉलर ग्रोटियस इन पेरिस एंड गैलीलियो इन हिज सैड इम्प्रिजनमेंट इन फ्लोरेंस प्रूव टू बी फ्रूटफुल, ठीक है। तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो किसके साथ थी, डच स्कॉलर ग्रोटियस एंड पेरिस स्कॉलर थे गैलीलियो, इनके साथ इनकी फ्रेंडशिप थी, जिनसे जब ये घूमने गए थे, मिलके आए थे, तो वो काफ़ी इनके लिए फ्रूटफुल साबित हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, बिटवीन 1639 एंड 1642 ही मेड 4 ड्राफ्ट फॉर ए वर्क टू बी कॉल्ड एडम अनपैराडाइज्ड, ठीक है। बिटवीन कब, यानी 1639 से लेके 1642 के बीच में इन्होंने 4 ड्राफ्ट तैयार किया था अपना जो वर्क है एडम अनपैराडाइज्ड के लिए। नेक्स्ट है 1643 ही मैरिड मैरी पॉवेल, मैरी पॉवेल के साथ इन्होंने 1643 में शादी की थी, अ शैलो प्लेजर लविंग गर्ल।
सैलो प्लीजर लविंग गर्ल थी वो, द डॉटर ऑफ रिचर्ड पोवेल, किसकी बेटी थी, रिचर्ड पोवेल की बेटी के साथ इन्होंने शादी की थी। ऑन ऑक्सफोर्डशायर कैवलियर और रॉयलिस्ट, दिस मैरिज वॉज अ फेलियर। तो रिचर्ड पॉवेल एक रॉयलिस्ट थे, उनकी बेटी थी मैरी पॉवेल और उनके साथ इन्होंने शादी करी थी। तो मिल्टन एक प्यूरिटन थे और उनकी जो वाइफ थी वो एक रॉयलिस्ट थी। और वैसे भी ये मिल्टन जो थे वो काफ़ी पढ़ाई लिखाई वगैरह करते थे, तो अपनी वाइफ को टाइम वगैरह नहीं ज़्यादा दे पाते थे, तो वो उनके साथ जो है उनकी ट्यूनिंग नहीं सेट हो पाई और ये जो शादी थी वो जल्दी ही टूट गई थी। वो अपने घर वापस आ गई थी मैरी पॉवेल मिल्टन को छोड़ के। एंड बाद में तो शादी के 10 साल बाद फिर उनकी डेथ ही हो गई थी। नेक्स्ट है इन 1644 ही रोट एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका लिखा है इन्होंने 44 में, विच इज़ एन एड्रेस टू पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट को एड्रेस है फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस की फ्रीडम के लिए इन्होंने ये वर्क अपना लिखा था। ठीक है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसने एक एक्ट पारित कर दिया था अनलाइसेंसिंग एक्ट इन 1643, उसके अंगेंस्ट में इन्होंने अपना जो है ये वर्क लिखा था कि इंसान को जो है बोलने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऐसा एक्ट पार्लियामेंट को पारित नहीं करना चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी लिखने से पहले हमको परमिशन लेनी पड़े। सो दैट दिस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है 1649 मिल्टन iconoclast image breaker demolish the flimsy argument of the icon best like royal image। ठीक है, 1649 में मिल्टन का वर्क आया आइकोनोक्लास्ट, जिसने फिल्मसी आर्गूमेंट को क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, किसके बेस लाइक रॉयल इमेज। ठीक है, यानी कि जो किंग थे चार्ल्स किंग, उनकी सपोर्ट में ये वर्क लिखा गया था बेस लाइक। इसके जो आर्गूमेंट राजा के सपोर्ट में जो तथ्य इसमें दिए गए थे इस वर्क के अंदर, उसको इन्होंने खारिज कर दिया अपने वर्क के थ्रू। नेक्स्ट है इन 1649 ही बिकम फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ के लिए फॉरेन सेक्रेटरी बने इन 1649 में। नेक्स्ट है ही लॉस द साइट ऑफ वन आई इन 1650। 1650 में उन्होंने अपनी एक आँख की जो रोशनी थी उनकी वो चली गई थी। ही डिड नॉट केयर फॉर द वार्निंग ऑफ द डॉक्टर्स हु एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट। जबकि उनको डॉक्टर्स वगैरह ने ये वार्निंग दे दी थी कि जो है आपको अब ये जो है पढ़ाई लिखाई जो आप कर रहे हो, जो लिखाई विखाई करते हो, ये आपको एकदम से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आँखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बट उन्होंने इस वार्निंग को अनदेखा कर दिया। मिल्टन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी आँखों की रोशनी चली जाएगी, वो अपना जो काम था वो अपना लिटरेचर का करते रहे, है ना। तो एक आँख की रोशनी उनकी चली गई 1650 में। बट ही डिड नॉट केयर एंड वर्क लेवियरसली इन राइटिंग डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो 1651 लैटिन पोलेमिक। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई केयर नहीं की, वो अपना मेहनत से अपना काम करते रहे अपना वर्क लिखने में, और उन्होंने अपना ये जो है डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो 1651 में, ये लैटिन पोलेमिक है, लैटिन प्रोज वर्क है इनका, ये इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है विच इन इंग्लिश रीड एज जॉन मिल्टन एन इंग्लिशमैन हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, दिस वर्क रिजल्टेड इन टोटल ब्लाइंडनेस, ही बिकम टोटली ब्लाइंड इन 1652। तो रिजल्ट क्या हुआ इस वर्क को लिखने से, डॉक्टर ने मना किया था, डॉक्टर ने मना करने के बावजूद भी वो लिखते रहे, तो फाइनली क्या हुआ कि वो टोटली ब्लाइंड पूरी तरह से वो ब्लाइंड हो गए अपने 1652 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मिल्टन कब अंधे हुए थे पूरी तरह से। सो इन 1652 मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, जब इनकी एज थी कुछ 44 साल। नेक्स्ट है इन 1649 इन सपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, ही रोट इज फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट टेनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इन 1649 में जब किंग का एग्जीक्यूशन हो गया था तो उन्होंने अपना जो फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा था टेनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है देयर अपीयर डिफेंसियो रेजिया प्रो कार्लो आई विच। नेक्स्ट है देयर अपीयर डिफेंसियो रेजिया प्रो कार्लो फर्स्ट विच वॉज एन अटैक अपॉन द प्यूरिटन्स। इट वॉज इन लैटिन एंड रिटन बाई सैलमेसियस। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्क आया था जब उनकी हत्या हो गई थी चार्ल्स फर्स्ट की, तो रेजिया प्रो कार्लो फर्स्ट एक वर्क आया था। ठीक है, जो कि क्या था, प्यूरिटन्स पर एक अटैक था।
है ना, कि जो प्यूरिटन्स हैं उनको बहुत रेबल्स हैं जिन्होंने राजा की हत्या कर दी। इट वॉज इन लैटिन एंड इट वॉज सेलामेसियस। सेलामेसियस के द्वारा इसे लिखा गया था और ये लैटिन में था। अ डच प्रोफेसर, वो एक डच प्रोफेसर थे एट लेडन। Milton replied to in his magnificent Defensio pro Populo Anglicano. The Defensio was the last work that Milton saw. Blindness fell upon him ere it was finished. Next है the scene in Paradise Lost where Eve comes weeping to Adam. Seeking peace and pardon is probably reflection of a scene in Milton's own household. ठीक है, एक सीन है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जब क्या होता है कि जो फॉरबिडन जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है वो खा लेती है उसके बहकावे में आके, है ना, सैटर्न के। तो फिर वो जो है रोती हुई आती है किसके पास, एडम के पास। एडम के पास आती है रोती हुई और फिर उससे वो पार्डन मतलब माफ़ी मांगती है। इज़ प्रोबेबली रिफ्लेक्शन द सीन ऑफ मिल्टन, मतलब ये ऐसा लगता है, मतलब क्रिटिक का कहना है कि ये जो सीन है पैराडाइज लॉस्ट का वो मिल्टन के खुद के घर का सीन है। जैसे मैरी पॉवेल थी, मैरी पॉवेल चली गई थी और बाद में फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था, वो मिल्टन के पास वापस आ गई थी पार्डन के लिए, मतलब उन्होंने भी उनसे माफ़ी वगैरह मांगी थी। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो सीन है पैराडाइज लॉस्ट का वो उनके खुद के घर का सीन है, ये क्रिटिक का मानना है। नेक्स्ट इन Feb 1652 ही बिकम ब्लाइंड। हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल डाइड ऑन May 5, 1652। यानी 1652 में क्या हुआ था कि मिल्टन तो डाइड हो ही गए, मतलब सॉरी ब्लाइंड हो ही गए थे। साथ ही एक और घटना घटी थी उनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि मैरी पॉवेल की भी डेथ हो गई थी इसी साल। शी हैड बॉर्न हिम 3 daughters, एनी, मैरी एंड डिबोरा। उन्होंने उनको 3 मतलब बेटियां वो दे के गई उनको, एनी, मैरी एंड डिबोरा। द ओनली मेल चाइल्ड जॉन डाइड इन फैंसी इन 1651। ठीक है, और एक ही मेल चाइल्ड उनको हुआ था जिसका नाम भी देखो जॉन ही था, जो कि अपनी इन्फेंसी में ही मर गया था, बचपन में ही, है ना, मतलब जब छोटे में होते समय ही बच्चे मर जाते हैं ना कुछ बच्चे, इस तरीके से। तो 1651 में वो मर गया था, तभी उसके बाद ही इनकी भी डेथ हो गई थी। इन 1656 ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक। फिर 1656 में इन्होंने मैरी कर ली कैथरीन वुडकॉक से, ये इनकी सेकंड मैरिज थी। बोथ मदर एंड द चाइल्ड डाइड इन 1658। ये भी है ना सेकंड, मतलब जो शादी इनकी हुई है तो ये अपने बेबी होते समय इनकी डेथ हो गई थी 2 साल बाद ही। फॉर द थर्ड टाइम इन 1663 द पोइट मैरिड एलिजाबेथ मिंशल। ठीक है, पोइट ने शादी करी एलिजाबेथ मिंशल के साथ, ए लेडी 30 years यंगर देन हिमसेल्फ। ठीक है, ये जो थी एलिजाबेथ मिंशल, ये खुद इनसे 30 साल छोटी थी उम्र में। Before writing Paradise Lost, Milton thought of writing on King Arthur, but later on he decided to write on the fall of man. ठीक है, सबसे पहले जब मतलब मिल्टन जब कॉलेज में थे तो उन्होंने सोचा था, मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि सब लिखेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा लिखेंगे। तो उनका जो टॉपिक था उन्होंने किंग आर्थर के बारे में सोचा था कि वो किंग आर्थर को लेके कुछ लिखेंगे बड़ा सा, मतलब बड़ा कोई एपिक वगैरह। लेकिन बाद में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो लिखेंगे किसके ऊपर, फॉल ऑफ मैन। ठीक है, उनका जो मूड बदल गया, फिर उन्होंने डिसाइड किया और फिर उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था। इट रिजल्टेड इन पैराडाइज लॉस्ट विच वॉज फिनिश्ड इन 1665 आफ्टर 7 years लेबर इन डार्कनेस। ठीक है, 1665 में इन्होंने इसे पूरा कर लिया था, मतलब 7 साल इसको पूरा करने में इनको लगे, लेबर इन डार्कनेस नहीं, मतलब अंधा होने के बाद उन्होंने इतना बड़ा मतलब ये जो काव्य है अपना वो लिखा है अंधा होने के बाद। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए क्या, मतलब सबके लिए है, कोई तो सोच भी नहीं सकता, उन्होंने लिख दिया। ही स्टार्टेड राइटिंग इट इन 1658। उन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1658 में। ही गॉट इट पब्लिश इन 1667। पब्लिश इन्होंने इसको 1667 में कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 10 बुक्स। तो ओरिजिनली यानी कि ओरिजिनली ये 10 बुक में डिवाइडेड था, लेकिन बाद में आफ्टर वार्ड इट वॉज डिवाइडेड इन
टू 12 बुक्स। बाद में उन्होंने इसे 12 बुक्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिल्टन चाहते थे वो मतलब जो वर्जिल हैं, वर्जिल के जो वर्जिल का जो स्टाइल था एपिक लिखने का, उसको वो फॉलो करना चाहते थे। उन्होंने 12 बुक में अपना एपिक लिखा था, तो मिल्टन भी इसे 12 बुक में ही करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने फिर इसे डिवाइड कर दिया इन 12 बुक। द कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाज सोल्ड टू सैमुअल सिमन फॉर द पेमेंट ऑफ 5 पाउंड। ठीक है, इसका जो कॉपीराइट था पैराडाइज लॉस्ट का, वो इन्होंने बेच दिया था सैमुअल सिमन्स को। द थर्ड एडिशन अपीयर्ड आफ्टर द पोइट डेथ। इसका थर्ड एडिशन भी आया इनकी डेथ के बाद इन 1678, 1678 में पैराडाइज लॉस्ट का थर्ड एडिशन आया था। द पोइट्स विडो सोल्ड द राइट टू सिमन फॉर 8 पाउंड। ठीक है, तो इसका जो पब्लिश मतलब जो है ये था कॉपीराइट था, वो भी इन्होंने सिमन्स को ही बेचा था 8 पाउंड में, इनकी विडो यानी कि एलिजाबेथ मिशेल ने। द अमाउंट वॉज ओनली 28 पाउंड फॉर सच ए ग्रेट वर्क। उस समय जो अमाउंट था इतनी इस वर्क का, वो केवल 28 पाउंड था, मतलब इतना महान वर्क जिसका अमाउंट केवल 28 पाउंड था। नेक्स्ट पॉइंट है, एट थॉमस एलवुड सजेशन बट वॉट हैज दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड, मिल्टन रोट द सेकेंड पार्ट ऑफ द एपिक पैराडाइज रीगेन 1671 इन 4 बुक्स। ठीक है, तो जो थॉमस एलवुड हैं उन्होंने इनको सजेस्ट किया था कि ठीक है तुमने पैराडाइज लॉस्ट लिख दिया, लेकिन तुमने पैराडाइज फाउंड के बारे में कुछ नहीं सोचा। तब मिल्टन को ये आइडिया सूझा और उन्होंने अपना सेकंड पार्ट लिखा पैराडाइज रीगेन 1671 इन 4 बुक। ठीक है, ये 4 बुक में है इनका। नेक्स्ट है, इन 1671 हिज लास्ट इम्पोर्टेंट वर्क सैमसन एगोनिस्ट। 1671 में उनका जो लास्ट इम्पोर्टेंट वर्क है सैमसन एगोनिस्ट इज द मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिक पोइम ऑन द ग्रीक मॉडल अपीयर। तो इनका जो ये जो सैमसन एगोनिस्ट है ये भी 1671 में आया, इसी के साथ आया था, ये पैराडाइज रीगेन के साथ ही ये पब्लिश हुआ था 1671 में। नेक्स्ट है, मिल्टन लेफ्ट हिज एस्टेट by will to his third wife Elizabeth Minshall, but the 3 daughters contested the will. Next है, मिल्टन लेफ्ट हिज एस्टेट by will to his third wife Elizabeth Minshall, but the 3 daughters contested the will. ठीक है, तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो अपनी थर्ड वाइफ को दे के गए और अपनी बेटियों को भी उसमें उनका हिस्सेदार वो बना के गए। ठीक है, मिल्टन के ऊपर ये। नेक्स्ट है बुक ऑन मिल्टन। तो मिल्टन के ऊपर ये 2 बुक हैं, रिचर्ड ब्रैडफोर्ड जॉन मिल्टन, इन्होंने मिल्टन के ऊपर एक बुक लिखी है। एक बारबरा किलेवस्की की बुक है द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन अ क्रिटिकल बायोग्राफी। सो ये थी जॉन मिल्टन की बायोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल। सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। तुम्हारी सोल एक स्टार की जैसी थी, एंड ड्वेल अपार्ट, जो कहीं अब दूर जा चुकी है। दाउ हैडस्ट अ वॉइस, तुम्हारे पास एक वॉइस थी, यानी कि तुम्हारी जो आवाज़ थी, हुज साउंड वॉज लाइक द सी, उसकी भी साउंड कैसी थी, समुद्र के जैसी थी। हु सैड एंड वेयर, तो ये आपको बताना है कि लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं एंड कहाँ से ये लाइंस ली गई हैं। ऑप्शंस हैं आपके ये, वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, आर्नोल्ड इन शेक्सपियर, कॉलर इज एन एंशिएंट मैरिनर, या फिर नन ऑफ दीज। ये सोनेट है वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, इसमें उन्होंने मिल्टन को यूलोगाइज किया है, उनको प्रेज किया है, एक तरह से उनको ये उनका ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि है, जिसमें उन्होंने मिल्टन की प्रशंसा की है और कहा है कि मतलब जो मिल्टन है वो उनकी मतलब यहाँ पर वो प्रेज कर रहे हैं कि दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक अ सी। नेक्स्ट है, येट दाई हर्ट the lowliest duties on herself did lay, the lines are about Milton who sat and where। ठीक है, ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं बताना है। ऑप्शंस हैं, शैली इन एडोनिस, वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, आर्नोल्ड इन शेक्सपियर।
नन ऑफ दीज। तो ये जो लाइन्स हैं ये भी क्या है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही बोली गई हैं। उनका जो सोनेट है ऑन मिल्टन, उसी से ये लाइन्स ली गई हैं। उसकी लास्ट लाइन है, इसमें भी वो मिल्टन की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब उम्र भर, मतलब जीवन भर, तब तक वो जीवित रहे, उन्होंने अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को निभाया। ठीक है, तो ये जो पोइम्स हैं ये वहीं से हैं, ऑन मिल्टन। और इसका एक और अल्टरनेटिव टाइटल है लंदन 1802, 1802, लंदन 1802। ठीक है, लंदन मतलब 1802 में उन्होंने इस पोइम को कंपोज किया था। नेक्स्ट है, शेक्सपियर इज द पोइट ऑफ इम्पल्स, ऑफ द लव्स, हेट, फियर्स, jealousy and ambitions that sway the man of his age. Milton is the poet of steadfast will and purpose, who moves like a god amid the fears and hopes and changing impulses of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never swear a great soul from it कोर्स। हुज कमेंट इज़ दिस, ये कमेंट है, किसका कमेंट है बताना है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, जो शेक्सपियर हैं वो कैसे पोइट हैं, इम्पल्स ऑफ द लव, हेट, फियर, ज्वेलसी एंड एम्बिशन के पोइट बता रहे हैं, दैट स्वेड द मैन ऑफ हिज एज। मिल्टन कैसे पोइट हैं, स्टेड फास्ट, विल एंड पर्पस, मतलब अपनी जो इच्छा शक्ति में बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। मिल्टन ऐसे पोइट हैं, मतलब शेक्सपियर से कंपेयर कर रहे हैं। ये कमेंट है कैम्पटन रिकेट, ओलिवर एल्टन, जॉर्ज सैमसन, लॉन्ग। सो ये जो कमेंट है ये विलियम जे लॉन्ग का है, जिनका जो आप बुक पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उनका कमेंट है ये। सो द राइट आंसर इज डी, लॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ही अ पोइट ought to himself to be a true poem that is a composition and pattern of the best and most honorable thing who said। किसका स्टेटमेंट है ये? ऑप्शंस हैं मिल्टन, शेली, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर। सो ये स्टेटमेंट है मिल्टन का, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है, बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिमसेल्फ द आइडियल मैन, द लॉफ्टी आइडियल ऑफ फ्रा एंग्लिको। दिस इज़ वॉट लॉन्ग सेज अबाउट। तो एक स्टेटमेंट है लॉन्ग का, जो विलियम जी लॉन्ग है जिन्होंने बुक लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उनका स्टेटमेंट है। वो किसके बारे में ही बोल रहे हैं? तो ऑफकोर्स हम जॉन मिल्टन पढ़ रहे हैं, तो जॉन मिल्टन के बारे में ही बोल रहे हैं वो। ठीक है, उनका कहना क्या है, वो कह रहे हैं कि जो मिल्टन है, मिल्टन का ये मानना है कि बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर, मैंने कि कोई भी व्यक्ति जो लिटरेचर लिखता है, उसको लिटरेचर लिखने से पहले जो उसकी जो मतलब जो वो उसमें लिख रहा है, मतलब खुद उसको अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप कर लेनी चाहिए। कहते हैं ना कि जो लिटरेचर होता है वो रिफ्लेक्शन होता है किसका, हमारा मतलब एक लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज का रिफ्लेक्शन होता है। और जो इंसान लिख रहा होता है वो कहीं ना कहीं उसका एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति होती है वो। तो जैसा वो इंसान होगा वैसे ही तो वो लिखेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे आइडियल्स उसमें दे रहे हो तो पहले वो खुद आप अपने अंदर डेवलप करो। तो ऐसी जो थिंकिंग थी, ऐसी सोच रखने वाले थे जॉन मिल्टन। तो ये विलियम जे लॉन्ग कह रहे हैं मिल्टन के बारे में। ठीक है, सो आंसर इज डी, मिल्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। ठीक है, क्योंकि मिल्टन क्या थे, एक अच्छे ह्यूमन थे, इसलिए वो जानते थे कि बेस्ट ह्यूमैनिटी क्या होती है। हुज कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट है, कैम्पटन रिकेट, लॉन्ग, अल्बर्ट या फिर हडसन। सो राइट आंसर इज बी, ये भी विलियम जे लॉन्ग का कमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर छुपा लूँ है ना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन ए सबलाइम एटमॉस्फेयर। हुज कमेंट इज दिस, किसका कमेंट है ये, मतलब उनका जो स्टाइल था वो अनकॉन्शियसली सबलाइम था, है ना, क्योंकि वो सबलाइम एटमॉस्फेयर में
रहते थे। तो ये कमेंट है, ये कमेंट किसका है? ऑप्शंस हैं आपके, रिकेट अबाउट मिल्टन, रिकेट कह रहे हैं मिल्टन के बारे में, लॉन्ग अबाउट मिल्टन, लॉन्ग अबाउट शेक्सपियर, नन ऑफ दी। सो दिस कमेंट ऑल्सो बाई लॉन्ग, लॉन्ग कह रहे हैं मिल्टन के बारे में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज मिल्टन, मिल्टन्स मास्टर? मिल्टन अपना मास्टर किसे मानते थे? ऑप्शंस हैं आप लोगों के, चॉसर, बर्टन, होमर, स्पेंसर। सो मिल्टन अपना मास्टर मानते थे स्पेंसर को। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लेचर, द नेटिविटी, द क्रिएटिविटी, क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्फ, नन ऑफ दीज। यहाँ पर बताना है आपको कि जो मिल्टन है वो फ्लेचर के किस वर्क से प्रभावित थे, है ना। तो ये जो फ्लेचर हैं इनका वर्क था क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रिम्फ, इससे ये काफ़ी प्रभावित थे। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फोर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रैवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्री मैन एट होम वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी हु गेव अप ट्रैवलिंग विद दिस प्ली। ऑप्शंस हैं शेक्सपियर, शैली, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन। किसका कमेंट है बताना है। सो मिल्टन का कमेंट है ये। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग? मिल्टन के ऊपर कमेंट करा है, दिस मैन कट अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। बहुत ही फेमस कमेंट है ये, किसका है बताना है आपको। ऑप्शंस हैं आपके, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, आर्नोल्ड, नन ऑफ दीज। सो ये कमेंट है ड्राइडन का, ठीक है। ड्राइडन का बहुत ही पॉपुलर कमेंट है कि दिस मैन कट अस ऑफ ऑल आउट एंड एंशिएंट टू। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एरियोपैजिटिका हाईलाइट। एरियोपैजिटिका करती है हाईलाइट, किसे हाईलाइट करती है? फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ डाइवर्स, फ्रीडम ऑफ एडॉप्ट एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो इनका जो एरियोपैजिटिका है, इनका एक क्या था, प्रोज है ना, प्रोज वर्क था इनका, जो कि आया था 1644 में। और ये किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में है। क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसने जो क्या था, जो लाइसेंस अनलाइसेंसिंग एक्ट पारित कर दिया था 1643 में, जिसके विरोध में, है ना, इन्होंने ये जो है मतलब कि जो मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को बोलने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसके विरोध में इन्होंने ये वर्क अपना लिखा था। आया था इनका 1644 में, 1644। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पैराडाइज लॉस्ट इज इन। इनका जो ग्रेट वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, वो किस फॉर्म में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्टेंजा फॉर्म, स्पेंसेरियन। किस फॉर्म में ये लिखा गया है? सो ये ब्लैंक वर्स में है। सो द राइट आंसर इज ए, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल? डिस्क्राइब, सॉरी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल? ठीक है, स्टेटमेंट है ये। किसने पैराडाइज लॉस्ट को ऐसे डिस्क्राइब किया है? जॉर्ज सैमसन, रिकेट है, लैमर्टिन, नन ऑफ दीज। सो लैमर्टिन हैज डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट as a dream of Puritan fallen asleep over his Bible. So the right answer is C, Lamartine. Next है question number 15. The ability of the poet are the inspired gift of God rarely bestowed. Who said? किसने कहा है ये? यानी कि जो पोइट के अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं वो रियली जो गॉड है उनका बेस्ट गिफ्ट होता है जो उसको दिया जाता है, ठीक है। तो मिल्टन है, शैली है, वर्ड्सवर्थ है, नन ऑफ दीज। सो अभी ऑफ कोर्स हम मिल्टन पढ़ रहे हैं तो हमें पता है मिल्टन का ही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द एबिलिटीज
of the poet are the inspired gift of God, rarely bestowed. Who said? ये किसका स्टेटमेंट है, ये बताना है आपको, है ना, कि जो पोइट के अंदर जो भी एबिलिटीज़ होती हैं वो भगवान का सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है जो उसको दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं यहाँ पर मिल्टन, शैली, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दी। सो ऑफ कोर्स मिल्टन पढ़ रहे हैं, सो द राइट आंसर इज ए, मिल्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। रेस्टोरेशन केम इन, रेस्टोरेशन कब आई थी, कब स्टार्ट हुआ ये? 1660, 1661, 1662 एंड 1663। सो रेस्टोरेशन केम इन 1660, सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ग्रेट प्लेग अकर्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो ग्रेट प्लेग की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके 1665, 1666, 1667 एंड 1668। सो द राइट आंसर इज ए। 1665 में ग्रेट प्लेग आया था इंग्लैंड में, तभी तो इन्होंने अपना जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कंप्लीट तो इनका पहले ही हो गया था, बट इन्होंने पब्लिश इसीलिए इसको 1667 में किया था, इस ग्रेट प्लेग की वजह से, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हु डेस्क्राइब मिल्टन एज द माइटी माउथ, इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने मिल्टन को माइटी माउथ, इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज कहा है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड बोला है? आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शैली, टेनिसन। सो ये कहने वाले हैं टेनिसन। टेनिसन ने भी, जैसे वर्ड्सवर्थ ने उनके ऊपर पोएम लिखी है, ऐसी टेनिसन ने भी लिखी थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने टेनिसन को प्रेज किया है, उनकी प्रशंसा करी है भर भर के। ठीक है, सो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन कहे जाते हैं द फर्स्ट एलिजाबेथन, द सेकेंड एलिजाबेथन, अ बिलेटेड एलिजाबेथन, नन ऑफ दीज। तो मिल्टन जो हैं बिलेटेड एलिजाबेथन कहे जाते हैं, सो द राइट आंसर इज सी। ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। From 12 years of age, I hardly ever left my study or went to bed before midnight. Whose statement is this? ये किसका स्टेटमेंट है? यानी कि 12 साल की उम्र से उनको गहन अध्ययन की आदत लग गई थी, क्योंकि उनके फादर उनको जो है उनसे उनको मोटिवेशन मिला, और बचपन से ही उनको, मतलब उनके पापा ने, उनकी फैमिली ने उन्हें काफ़ी इंस्पायर किया। पढ़ने लिखने की आदत उन्हें बचपन से ही हो गई थी। ठीक है, काफ़ी उनको ट्यूशन्स वगैरह दिए गए घर पे ही, तो बचपन से इन्हें ये आदत लग गई। तो वो कह रहे हैं कि 12 साल की एज से मैंने, मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि मैं आधी रात से पहले सोया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनका, तो मिल्टन का ये। सो राइट आंसर इज ए, मिल्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इन 1632 मिल्टन कंटिन्यू हिज स्टडी इंडिपेंडेंटली एट। ठीक है, 1632 में मिल्टन ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था, खुद से करते थे। तो कहाँ करते थे? बॉस्टन करते थे, हॉटन में करते थे, ब्रैड स्ट्रीट, या नन ऑफ दीज। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हॉटन। ठीक है, ये यहाँ पे इनका यहीं पर ये रहते थे, तो यहाँ पर ये अपनी जो है पढ़ाई करते थे, घर पर ही करते थे। नेक्स्ट है 22। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटन इज कंपेयर टू। पैराडाइज बुक फर्स्ट में सैटन को कंपेयर किया गया है, किस बिब्लिकल फिगर से उसे कंपेयर किया गया है? तो सैटन को लिवियथन के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है ना, जेंट, घोस्ट, वैम्पायर, लिवियथन के साथ सैटन को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है 23। सैटन कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके ये 4। ट्रेबल, कन्फ्यूजन, रेथ एंड वेंजियंस। कन्फ्यूजन, रेथ या फिर वेंजियंस। 5-fold कन्फ्यूजन, रेथ एंड वेंजियंस, नन ऑफ दिस। सो आंसर इज ए, ट्रेबल, कन्फ्यूजन, रेथ एंड वेंजियंस। नेक्स्ट है हु वॉज नेक्स्ट टू सैटन। मतलब सैटन का नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट मतलब उसका राइट हैंड कौन है? जो उसका राइट हैंड है, एबल, कैन, मॉलक, बेल्जीबफ, कौन उसका राइट हैंड है? आपको ये बताना है। सो आंसर है डी, बेल्जीबफ वॉज द नेक्स्ट टू सैटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। We read Paradise Lost as a task. Nobody ever wished it longer. Who said? ये स्टेटमेंट है ना। कहा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसको पढ़ना क्या है, एक टास्क की तरह है। Nobody ever wished it longer, मतलब शायद ही कोई इसको पढ़ पाए, क्योंकि इतना लेंदी है ना, कि एक
टास्क ही है इसको पढ़ना, है ना। तो ये स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, आर्नोल्ड, नन ऑफ दिस। सो डॉक्टर जॉनसन का ये स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैर्यू, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड कैशो, रिचर्ड लवलेस, हेनरी वॉगम एंड एंड्रयू मार्वेल आर मिल्टन्स। कौन है ये मिल्टन के? कुछ पोइट्स के नाम हैं, इनके फ्रेंड हैं, एनिमीज़ हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, नन ऑफ दी। सो ये सारे के सारे जितने भी नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी मिल्टन के क्या हैं? कंटेम्प्रेरीज हैं, ठीक है, उनके समकालीन हैं। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हु स्टूड फॉर एन ऑस्टियर हाई प्रिंसिपल, गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑप्शंस हैं द प्यूरिटन्स, द एपिक्यूरियंस, द यूटिलिटेरियंस, नन ऑफ दी। कौन है जो इस तरह की लाइफ जीता था? हाई मतलब ऑस्टियर लाइफ जीने वाले थे, हाई प्रिंसिपल अपनाते थे, है ना, गॉड फियरिंग थे। तो कौन थे ये लोग? प्यूरिटन्स थे। प्यूरिटन्स स्टूड फॉर एन ऑस्टियर हाई प्रिंसिपल, गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है 28, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ के टाइम पर द प्यूरिटन्स वर इन। प्यूरिटन्स थे मेजॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में थे, नाइदर इन मेजॉरिटी नॉर इन माइनॉरिटी, नन ऑफ दिस, ठीक है। ना तो मेजॉरिटी में थे, ना माइनॉरिटी में थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको एक मतलब ऑप्शन बताना है। सो आंसर इज़ बी, ठीक है। एलिजाबेथ टाइम पर ये माइनॉरिटी में थे, यानी कम थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स, मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन, हु सेड। ये स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है ये? ओलिवर एल्टन, मार्क पैटिसन, लॉन्ग, नन ऑफ दीज। सो दिस स्टेटमेंट बाय मार्क पैटिसन। मार्क पैटिसन का स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि जो इंटरनेशनल मतलब पोइट्स की जो मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पर पोइट्स को देखा जाए तो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करने वाले केवल दो ही पोइट हैं, एक मिल्टन और दूसरे हैं शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम, हु सेड। ठीक है, मिल्टन कैसे व्यक्ति हैं, किस टाइप के? पैशनेट, और एक पैशनेट टाइम में जीने वाले थे। ये स्टेटमेंट है जॉन बेले, पैटिसन, लॉन्ग, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, जॉन बेले का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, नॉट सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सीरफ विंग्स ऑफ एक्सटेस। ये लाइन्स हैं ना, कहाँ से ली गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, he saw but blasted with excess of light, closed his eyes in endless night. Who said the about Milton? About मिल्टन के बारे में है ना, तो ये किसकी लाइन्स हैं? सेली, वर्ड्सवर्थ, ग्रे, नन ऑफ दिस। बताना आपको किसकी लाइन है। तो ग्रे की पोएम है ये, वहाँ से ये लाइन ली गई है। सो आंसर इज सी, ग्रे, थॉमस ग्रे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड with two great epic poet of the world, होमर एंड वर्जिल. दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, इस स्टेटमेंट है ओलिवर एल्टन, प्रोफेसर डॉब्सन, डॉबरी, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी, प्रोफेसर डॉब्सन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मिल्टन एक्टेड एज लैटिन सेक्रेटरी टू। एज ए लैटिन सेक्रेटरी किसके लिए मिल्टन ने काम किया था? क्रोमवेल, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स, नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज ए, ओलिवर क्रोमवेल। इनके लिए इन्होंने इन्हें जो है लैटिन सेक्रेटरी अपॉइंट किया था। नेक्स्ट है 34, इफ़ मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए प्यूरिटन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसका बताना है? ओलिवर एल्टन, डॉब्सन, हचिंसन, नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज सी, हचिंसन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मिल्टन thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee. Who said these lines about Milton? ये फिर से वही जो स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था पोइम ऑन मिल्टन, या फिर लंदन
1802 जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है इनके लिए, मिल्टन के लिए, उसी वाली सोनेट से ये लाइंस ली गई हैं कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तुम्हें इस क्षण क्या होना चाहिए था, जीवित होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, बिकॉज सी इज़ फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, वो एक दलदल, एक जो है ठहरे हुए पानी का एक दलदल की तरह, मतलब जो इंग्लैंड है वो बन गया है, इस समय तुम्हारी काफ़ी ज़रूरत है इंग्लैंड को। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सैली, शेक्सपियर, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल टू सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी, गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड, गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड कह रहे हैं, ये टेनिसन है जो हमने इसकी पहले जो लाइंस पढ़ी थी अभी। नेक्स्ट है 36, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल टू सिंग ऑफ टाइम एंड इटर्निटी, गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन अ नेम टू रीसाउंड फॉर एजेस, हु प्रेजेज मिल्टन हेयर, ये यहाँ पर मिल्टन की प्रेज कौन कर रहा है इन लाइंस में, आपको बताना है। सो ऑप्शंस हैं आपके, ब्राउनिंग है, वर्ड्सवर्थ है, टेनिसन है, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज सी, टेनिसन। टेनिसन इज़ द राइट आंसर। टेनिसन ने भी इनको प्रेज किया है अपनी पोएम मिल्टन में, और वहीं से ये लाइंस जो हैं ली गई हैं। नेक्स्ट है 37, दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप, इफ दे वर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी दे वुड नॉट बी एडम एंड ईव, हु सेड अबाउट एडम एंड ईव, किसका कमेंट है ये एडम और ईव को लेकर। सो ऑप्शंस हैं आपके टी.एस. एलियट, आर्नोल्ड, ओलिवर एल्टन, मार्क पैटिसन। सो द राइट आंसर इज ए, टी.एस. एलियट का कमेंट है ये, एडम और ईव को उन्होंने प्रोटोटाइप, ओरिजिनल मैन एंड वुमेन बताया है। ठीक है, ठीक है, ये फादर ऑफ ह्यूमन काइंड और मदर ऑफ ह्यूमन काइंड कौन है, ये एडम एंड ईव है ना, तो ये इनको क्या कहा है उन्होंने, ओरिजिनल मैन एंड वुमेन बताया है। नेक्स्ट है 38, to live with Milton is necessarily to earn that the art of poetry is no triviality, no mere amusement, but a high and grave thing, a thing of the choicest discipline of phrase, the first craftsmanship of structure, the most nobly ordered music of sound. Whose comment is this? किसका comment है ये? मार्क पैटिसन, ओलिवर एल्टन, बैले, नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज सी, बैली का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, जॉन बैले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, हिज पोइट्री एक्ट लाइक एन इनकैंटेशन, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सब्सटीट्यूट वन सिनोनिम फॉर अनदर, एंड द होल इफेक्ट इज। होल इफेक्ट इज destroyed, द स्पेल लॉसेज इट पावर, हु सेड, किसका स्टेटमेंट है ये, मैकॉले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, शेक्सपियर पोइट्री इज करेक्टरलेस, शेक्सपियर की पोइट्री कैसी है, करेक्टरलेस है, दैट इज़, क्योंकि इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल, ये किसी इंडिविजुअल को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, मतलब शेक्सपियर को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, उनका कहने का ये मतलब है। बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज़ इन एवरी लाइन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, इन द पैराडाइज लॉस्ट, इंडीड इन एवरी वन ऑफ हिज पोइम्स, मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि जो शेक्सपियर हैं वो उनके की पोइट्री में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, जबकि मिल्टन जो हैं वो अपनी पोइट्री में रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी उनकी जो हर एक लाइन है उसमें मिल्टन की जो पर्सनैलिटी है ना वो रिफ्लेक्ट होती है, ये उनका कहना है। इट इज़ मिल्टन हिमसेल्फ whom you see his Saturn, मतलब ये मिल्टन ही हैं जिन्हें तुम सैटर्न के रूप में देखते हो, हिज एडम, उनको तुम एडम के रूप में देखते हो, हिज रफेल के रूप में देखते हो, ऑलमोस्ट हिज ईव के रूप में भी तुम मतलब जॉन मिल्टन को देख सकते हो, आर ऑल जॉन मिल्टन, ये सब जॉन मिल्टन के क्या हैं, उनके करेक्टर हैं, ये खुद उनमें झलकते हैं। एंड इट इज़ द सेंस ऑफ हिज इंटेंस ईगोटिज्म दैट गिव मी द ग्रेटेस्ट प्लीजर इन रीडिंग मिल्टन्स वर्क, और ये एक बहुत ही मतलब ग्रेट क्वालिटी है जिससे मुझे प्लीज़र मिलता है उनके वर्क को पढ़ने में, कि मुझे उनकी जो पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है उनके वर्क में, है ना। तो द ईगोटिज्म ऑफ सच अ मैन इज़ रेवलेशन ऑफ स्पिरिट। सो हुज कमेंट इज़ दिस, आपको बताना है। आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, लॉन्ग, कॉलरिज किसका कमेंट है ये, है ना, तो ये कमेंट है कॉलरिज का। सो राइट आंसर इज डी, एस टी कॉलरिज।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, किसकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है? सो मिल्टन स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जिसका उन्होंने भरपूर यूज़ किया है अपने पैराडाइज लॉस्ट में। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है 42, द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ द सोल of a soul exquisitely nourished upon the best thought and finest word of all ages। ठीक है, जो स्टाइल है मिल्टन की और जो उनकी थॉट एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, जो हर एज के लिए मतलब बेस्ट हैं, है ना, हर एज में अच्छे रहेंगे, क्योंकि भाई उन्होंने एपिक ही लिख दिया, है ना, तो वो तो हर एज के लिए फेमस हो गए ना, युगों युगों तक याद किए जाएंगे मिल्टन। सो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे ओलिवर, एल्टन, पैटिसन, बैले, नॉन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज बी, पैटिसन का स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 43, इन दी श्योर एंड फ्लोलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन ही इज एज एडमिरेबल एज वर्जिल और दंते, and in this respect he is unique amongst us, whose comment is this। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्टन की जो कंपेयर है वो वर्जिल के साथ और दंते के साथ की जा रही है, कि जो उनका जो स्टाइल है, उनका जो डिक्शन है वो वर्जिल और दंते से कम नहीं है ना, यूनिक बता रहे हैं। तो ऑप्शन है मैथ्यू आर्नोल्ड अबाउट मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है मिल्टन को लेके, या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड शेक्सपियर को लेके कह रहे हैं, या मैथ्यू आर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ को किसके बारे में कह रहे हैं? तो ऑफकोर्स हम मिल्टन को पढ़ रहे हैं, तो अभी तो वो मिल्टन के बारे में ही कह रहे हैं, है ना। सो ए आपका सही हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने मिल्टन के बारे में कहा है कि उनका जो डिक्शन है वो वर्जिल और दंते के जैसा है। नेक्स्ट है 44, विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसा। मिल्टन का कौन सा एपिक रिफॉर्मेशन और रेनेसा का प्रोडक्ट है? ऑप्शंस हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट, नन ऑफ दीज। So answer is A, Paradise Lost is the product of Reformation and Renaissance. Next है 45, in Paradise Lost Milton seems to be champion the cause of। ठीक है, इन पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन क्या दिखा रहे हैं? वोमेन, फ्रीडम, इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, नन ऑफ दी। तो बी वाला सही हो जाएगा, इंडिविजुअलिज्म दिखा रहे हैं वो अपने हर वर्क में इंडिविजुअलिज्म ही दिखाते हैं वैसे भी। नेक्स्ट है 46, विच डॉक्ट्रिन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में उनका कौन सा डॉक्ट्रिन देखने को मिलता है? फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ रोमांस, फ्रीडम ऑफ वंडरिंग, फ्रीडम ऑफ सिन। सो राइट आंसर इज ए, फ्रीडम ऑफ विल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मिल्टन लेफ्ट ए हाई रोड बिहाइंड हिम। ठीक है, हाई रोड बिहाइंड हिम अलॉन्ग विच मैनी ए ट्यूनफुल पॉपर हैज सिंस लिव्ड, बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग बट द जंगल एंड फॉल्स फायर। ठीक है, तो यहाँ ये हुज कमेंट इज दिस, किसका कमेंट है ये बताना है आपको। तो पीछे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बिहाइंड हिम क्या है? हाई रोड है, और सामने क्या है? जंगल और फॉल्स फायर है। तो ये स्टेटमेंट है रैली का। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हु डेस्क्राइब मिल्टन स्टाइल एज ए सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड। ठीक है, मिल्टन की स्टाइल को एज मतलब सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड किसने बताया है? सो रैली डेस्क्राइब मिल्टन स्टाइल एज ए थिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज हु सेड। किसने कहा है कि मिल्टन ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है? जॉनसन, बैन जॉनसन, आर्नोल्ड एलियट। सो द राइट आंसर इज ए, सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि मिल्टन ने कोई लैंग्वेज नहीं लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द नेम ऑफ मिल्टन इज बिकम द मार्क नॉट ऑफ biography, not of a theme but of a style, the most distinct guys in our poetry, whose statement is this? Raleigh, Oliver Alton, Dobry, Dobson। किसका स्टेटमेंट है? रैली का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, सॉलिट्यूड समटाइम इज द बेस्ट सोसाइटी। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये सैली, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन। तो ये जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 से ली गई है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड। ये तो बहुत ही पॉपुलर कमेंट है विलियम ब्लैक का। विलियम ब्लैक ने कहा था
मिल्टन के लिए कि जो मिल्टन है वो डेविल पार्टी के हैं विदाउट नोइंग इट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मतलब सैटर्न को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाइड कर दिया है कि लगता ही नहीं है कि मिल्टन जो है गॉड की साइड से बोल रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि जो मिल्टन है वो डेविल पार्टी हो गए हैं और उन्हें ये खुद ही नहीं पता है कि वो सैटर्न का जो रोल है वो खुद अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। मिल्टन डेविल एज ए मॉरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड हु सेड। क्या क्या स्टेटमेंट है ये कि मिल्टन जो है, मिल्टन्स डेविल एज मॉरल, मतलब वो कह रहे हैं कि मिल्टन के जो डेविल हैं वो मॉरल करेक्टर हैं, इज़ एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड, मतलब उनके भगवान से ज़्यादा, भगवान को इतना उन्होंने मॉरल नहीं दिखाया है, जबकि डेविल को उन्होंने क्या है, मॉरल दिखाया। वही वाली बात है जो विलियम ब्लैक कह रहे हैं। विलियम ब्लैक ये कहते हैं कि मतलब डेविल की पार्टी के हो गए मिल्टन विदाउट नोइंग इट, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके डेविल करेक्टर जो हैं ज़्यादा मॉरल हैं भगवान के बजाय, है ना। तो ब्लैक हैं, डॉबरी हैं, शैली है, शैली का स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। हु रोट द म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड। हेनरी लॉज, डॉबरी, माइकल एंग्लो, राफेल। सो आंसर इज ए, हेनरी लॉज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन इज। मिल्टन की सेकेंड वाइफ का नाम क्या था? कैथरीन वुडकॉक था, मैरी पॉवेल था, ठीक है। मिल्टन की 3 शादियां हुई थी, है ना। पहली इनकी वाइफ थी मैरी पॉवेल थी, दूसरी उनकी थी कैथरीन वुडकॉक थी, और तीसरी थी उनकी एलिजाबेथ मिंशल थी, है ना। सेकेंड वाइफ का नाम क्या हो गया? कैथरीन वुडकॉक। सो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। एलिजाबेथ मिंशल इनकी थर्ड वाइफ थी, थर्ड, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1663 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन। मिल्टन मतलब पूरी तरह से अंधे कब हो गए थे? इन 1650, 1651, 1652, 1653। सो इन 1652 में जो मिल्टन है पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, और एज भी पूछी जाती है कभी कभी, तो एट द एज ऑफ 44 की एज में वो टोटली ब्लाइंड हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ अपीयर होती है? यानी कि बहुत ही फेमस लाइन है मिल्टन की, जो बार बार एग्जाम में भी अपीयर होती है ना। दे ऑल्सो सर्व, वो जो हमेशा खड़े रहते हैं, स्टैंड एंड वेट, और वेट करते हैं, वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, ये कहने का मतलब है। तो कौन से वर्क से ली गई है? मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन कॉमर्स, नन ऑफ दीज। तो ये मिल्टन का जो वर्क है मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनका सोनेट है ये, उससे ये लाइन ली गई है। वेरी मतलब इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत आती है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग इन 1658, completed it in about 1663। किसकी बात हो रही है ये? द ईयर ऑफ हिज थर्ड मैरिज, रिवाइज्ड फ्रॉम 1663 to 1665 एंड इश्यू इन 1667 इट इज़। क्या है ये, किसकी बात हो रही है? मतलब मिल्टन, वो कह रहे हैं कि मिल्टन ने जो है इसको लिखना स्टार्ट कर दिया था 1658 में, कंप्लीट कर लिया था इसको 1663 में, है ना, जो उनकी जिस साल उनकी तीसरी शादी हुई थी। और फिर इन्होंने इसको केवल रिवाइज़ किया 1663 से लेके 1665 तक, और इसको पब्लिश करा दिया 1667 में। तो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसको इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। इसकी 3-4 डेट हैं, ये याद कर लेना, है ना। 1658 में स्टार्ट किया लिखना, 1663 में मतलब कंप्लीट कर लिया था एक तरह से। वैसे ये वाली ईयर मानी जाती है कंप्लीट करने की, है ना। तो शादी वाली ईयर में इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसको रिवाइज़ करते रहते हैं कि कोई गलती, भाई इतना बड़ा वर्क है तो उसको देखा होगा इन्होंने, चेक वेक करा होगा, तो फिर 5 तक इन्होंने मतलब इसको कंप्लीट करा दिया था। फिर इंग्लैंड में जो ग्रेट प्लेग आ गया था, प्लेग की वजह से इसको पब्लिश नहीं करा पाए थे, और पब्लिश इन्होंने कराया था फिर 1667 में जाके। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट है 59। इन 1671 मिल्टन इश्यू हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री विच कंटेन, ठीक है। 71 में मिल्टन ने अपना पोइट्री का जो लास्ट वॉल्यूम है, लास्ट कलेक्शन पब्लिश किया था, जिसमें क्या था? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, इन दोनों को किया था। पैराडाइज लॉस्ट एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस को किया था, पैराडाइज रीगेन एंड सैमसन एगनिस्ट को किया था।
या फिर नन ऑफ दी। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि इन्होंने लास्ट में अपना पैराडाइज रीगेन किया था, जिसके साथ इन्होंने इनकी जो क्लासिकल ट्रेजेडी है सैमसन एगोनिस, इसको भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। इनमें से कौन सा पीरियड है जो मिल्टन के एज के नाम से जाना जाता है? 1621, 1681, ठीक है, ये ऑप्शन हैं आपके। 1625 से लेकर 1660 तक के एज को मिल्टन एज कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड ऑफ पोइट। ठीक है, मिल्टन का जो टाइम पीरियड था उस समय 3 तरह के पोइट हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से थे वो आपको बताने। ये ऑप्शन हैं आपके, रिलीजियस, हीरोइक, प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, कैवलियर, प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, रोमांटिक, ड्रामेटिक, कैवलियर, रिलीजियस, क्लासिकल। तो जो एज ऑफ मिल्टन है उसमें हमें 3 तरह के जो पोइट मिलते हैं वो हैं मेटाफिजिकल पोइट थे, कैवलियर पोइट थे और प्यूरिटन। प्यूरिटन में तो खुद मिल्टन ही शामिल थे। ठीक है, कैवलियर वो वाले पोइट थे जो रॉयलिस्ट थे, है ना, मतलब जो किंग के लिए लिखते थे। और मेटाफिजिकल तो वही है, जॉन डन वाला ग्रुप है। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाई मिल्टन इन द फेज ऑफ लाइफ। मतलब ये पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की लाइफ के किस फेज में लिखा गया। बहुत मतलब उनके अलग अलग लाइफ फेज पूछे जाते हैं, मिडिल फेज में, लास्ट में, फर्स्ट में, या फिर स्टूडेंट लाइफ में। तो इतना बड़ा एपिक है, स्टूडेंट लाइफ में तो इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने अपनी लाइफ के जो लास्ट फेज है उसमें इसे लिखा है। ठीक है, लास्ट फेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इट इज़ श्योरली द सिंपल फैक्ट दैट इफ पैराडाइज लॉस एग्जिस्ट फॉर एनी वन फिगर दैट इज सैटर्न हु सेज। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई फिगर है पैराडाइज लॉस्ट में जो पढ़ने लायक है वाकई में, या जो रहने लायक है वाकई में, वो फिगर केवल सैटर्न ही है। सैटर्न का जो फिगर है ना वो काफ़ी ग्लोरीफाइड है, उसको बहुत ज़्यादा मॉरल दिखाया है। उसके जो स्टेटमेंट है ना वो इतने इंस्पायर कर रहे हैं। मतलब भगवान का तो कोई भी स्टेटमेंट इतना इंस्पायर नहीं कर रहा जितने कि सैटर्न के कर रहे हैं। तो इसलिए सैटर्न की तारीफ बहुत हुई है ना। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें कौन सा हो जाएगा? CA, LA क्रोम्बी, ब्लैक, सैंडबरी, विलियम WJ लॉन्ग। किसका स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। A, LA क्रोम्बी, इनका स्टेटमेंट है। फॉरबिडन ट्री रेफर टू, फॉरबिडन ट्री किसको रेफर करता है? क्या था ये? ट्री ऑफ नॉलेज। सो आंसर इज A, ट्री ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड फॉरबिडन ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, मिल्टन वॉज वन ऑफ द टॉरिंग लिटरेरी। वन ऑफ द टॉरिंग लिटरेरी पर्सनैलिटीज ऑफ, मतलब किस एज की पर्सनैलिटी हैं वो, मतलब किस एज से बिलोंग करते हैं बताना है। एलिजाबेथन, प्यूरिटन, क्लासिकल, नन ऑफ दी। सो बी इज द राइट आंसर, प्यूरिटन एज से हैं। नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज इन, है ना, ये किस में है? आयम्बिक पेंटामीटर में है, आयम्बिक हेक्सामीटर में है, आयम्बिक टेट्रामीटर में है, नन ऑफ दी। सो पैराडाइज लॉस्ट इज इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है इन्होंने। ये ब्लैंक वर्ड्स किस में होता है? आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, द थीम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट इज। इसकी थीम क्या है पैराडाइज लॉस्ट की? फॉल ऑफ वुमेन, फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ सैटर्न, फॉल ऑफ गॉड। क्या थीम है इसकी? आंसर तो दिख ही गया, छुपा नहीं पाई मैं इसको। ठीक है, तो फॉल ऑफ मैन इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, मिल्टन रोड द पैराडाइज लॉस्ट ड्यूरिंग जैकोबियन पीरियड, ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड एंड आफ्टर किंग चार्ल्स रेस्टोरेशन, नन ऑफ दिस। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को कब लिखा था? ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड। सो द राइट आंसर इज बी। इन 69, सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 69, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट द सीन ऑफ द एक्शन टेक प्लेस। पैराडाइज लॉस्ट जो बुक फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट सीन है वो कहाँ पर घटित होता है? ठीक है, इसकी सेटिंग मतलब कहाँ है? हेवन में, अर्थ में, हेल में। तो इसकी शुरुआत होती है हेल से। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, आई मेड डैश इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, है ना। तो यहाँ पर क्या है? इस जो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, इसमें कौन सा इसमें से टर्म आएगा? स्टेट, असर्ट, डिक्लेयर और टू
से, तो यहाँ पे आएगा असर्ट। असर्ट माने होता है कहना, ठीक है। तो मिल्टन कह रहे हैं आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। मैं मैन के लिए जो भगवान का जो वे है उसे जस्टिफाई करता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। वॉट इन मी इज़ डार्क इल्यूमाइन व्हाट इज़ लो राइज एंड सपोज हु इज़ मी इन दीज लाइन्स। तो यहाँ पर ये लाइन्स हैं, यहाँ पर जब वो अपना जो म्यूज़ है हवली म्यूज़ उसको वो आवाहन कर रहे हैं और कह रहे हैं जो भी मेरे अंदर कमी है उसको आप पूरी कर दो, फुलफ़िल कर दो और मुझे ग्रेट वर्क लिखने में मेरी मदद करो। तो यहाँ पे मी कौन है, तो मी यहाँ पर मिल्टन है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ बी, मिल्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विच डेवल इज सैटर्न सेकंड इन कमांड, ठीक है। कौन सा डेवल है जो सैटर्न का सेकंड इन कमांड है, यानी कि उसका राइट हैंड है वो बेल्जीबब है। सो द राइट आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। टैलेंट स्टैंड फॉर, टैलेंट किसके लिए स्टैंड कर रहा है। ऑप्शंस हैं पोइटिक टैलेंट, सिंगिंग टैलेंट, म्यूजिक टैलेंट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो टैलेंट है वो पोइटिक टैलेंट के लिए स्टैंड कर रहा है। सो द राइट आंसर इज ए। वो बोलते हैं ना उस पोइम के अंदर कि वन टैलेंट जिसे डेथ छुपा लेगी, वो अपने पोइटिक टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। सैटर्न सेड्यूसेस, किसको सेड्यूस करता है ये, डायना को, एडा को, एडा तो है ही नहीं इसमें, डायना भी नहीं है, यूना को, ईव को। तो सैटर्न ईव को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ईवल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ईवल किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, सरपेंट के द्वारा, ठीक है। सरपेंट कौन है, ये सैटर्न है सरपेंट की फॉर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। चूजन सीड रेफर टू इजराइल, इजिप्शियन, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। चोजन सीड रेफर टू इजराइल, ठीक है। सैमसन एगोनिस से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77। द सेफर्ड रेफर्स टू मोसेस, एजम, सैटर्न, बेल्जीबब। सो राइट आंसर इज ए, मोसेस। मोसेस को रेफर कर रहा है सेफर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। मिल्टन इन्वॉक्स, मिल्टन किसे इन्वॉक करते हैं, अपना जब वो ग्रेट एपिक लिखते हैं हेवनली म्यूज को करते हैं, गॉडेस डायना को, लेडा को करते हैं, नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर मिल्टन हेवनली म्यूज को इन्वॉक करते हैं, आवाहन करते हैं ना, कि वो उनका जो महान जो ग्रेट वर्क है उसको लिखने में उनकी मदद करें। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड में डेथ क्या लेके आया, डिसओबीडियंस, ओबीडियंस, ब्रेड, डिसीज, है ना। ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड, ठीक है। तो वही जो फ्रूट जो ट्री ऑफ नॉलेज था, जिसका फ्रूट था उसका मॉर्टल टेस्ट, उसका जो टेस्ट था वही तो वर्ल्ड में क्या लेके आया, डेथ, ग्रीफ लेके आया, जो हम मनुष्यों के दुखों का कारण है। तो पहली जो अवज्ञा करी थी इंसान ने अवज्ञा करी थी गॉड की, वही रीज़न था कि इस संसार में दुख आया। सो द राइट आंसर इज ए, डिसओबीडियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। मिल्टन वॉज टू बिजी टू मच मिस हिज वाइफ, हु सेड, ठीक है। तो मिल्टन किस में बिजी हैं, अपनी वाइफ को मिस करने में बिजी हैं, ये स्टेटमेंट है जॉनसन का। सो द राइट आंसर इज ए, जॉनसन, नहीं सॉरी ये वाली जॉनसन नहीं है, डॉक्टर जॉनसन है, डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये वाली जॉनसन है बेन जॉनसन। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। हिज स्टाइल इज दैट ऑफ ए स्कॉलर, राइटिंग ऑफ ए स्कॉलर, हु सेड, ये किसका स्टेटमेंट है, कॉम्पटन, रिकट, रेले, ब्लैक, अल्बर्ट। सो रेली का स्टेटमेंट है। सो बी इज द राइट आंसर, रेली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। मिल्टन स्टाइल इज नॉट ए सिंपल लूज फ्लोइंग गारमेंट बट इज टाइटली फिटेड टू द थॉट, हु सेड, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि उनकी स्टाइल क्या है, लोज फ्लूइंग गारमेंट की तरह नहीं है। यानी कि आप ऐसे याद कर लो, याद रखने के लिए, कि उन्होंने मतलब जैसे ढीले ढाले जो कपड़े होते हैं, ढीले ढाले वस्त्र की तरह नहीं है, टाइटली फिटेड, जो फिटिंग वाले कपड़े होते हैं वैसे हैं। तो सिर्फ याद करने के लिए ऐसे कर लो,
है ना, टाइटली फिटेड है उनकी जो स्टाइल है। ये कहना है कैम्पटन रिकेट का, अल्बर्ट रेले का, या फिर जे लॉन्ग का। सो डी इज़ द राइट आंसर, रेले का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 83, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ ए। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है इनका, इम्पर्सनल सोनेट है, पर्सनल है, डार्क सोनेट है, सेंसुअल सोनेट है। तो हिज ब्लाइंडनेस उनका एक पर्सनल सोनेट है, क्योंकि वो अंधे हो गए थे मिल्टन जब उन्होंने, मतलब जब ही उन्होंने ये सोनेट अपना लिखा था, तो उनके खुद के ऊपर है ये वाला सोनेट। तो पर्सनल हुआ कि नहीं हुआ, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, Milton's early poetry is the fruit of a strong classical intellectuality, still touched with the glow and beauty of a receding romantic color, emotion and vital intuition. Who said? स्टेटमेंट किसका ये बताना, एंगर, सेंचुरी, ऑरबिंदो, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज सी, ऑरबिंदो का है ये स्टेटमेंट, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85, मिल्टन इज़ नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं, एपिक सिमली, बेलर्ड, लिरिक पोइट्री सिमली। सो इन्होंने एपिक लिखा है ना, तो एपिक सिमलीज के लिए ये जाने जाते हैं, ए। नेक्स्ट है 86, मिल्टन a belated Elizabethan and the great poet of 17th century adopt the style of Petrarch in writing. बेलार्ड, लिरिक, ट्रेजेडी, सोनेट। ठीक है, तो ग्रेट एलिजाबेथन पोइट हैं ये, बिलेटेड एलिजाबेथन है और 17th सेंचुरी पोइट ही जाने जाते हैं। इन्होंने पिटार की स्टाइल को अडॉप्ट किया था, किसके लिए अडॉप्ट किया था, बेलार्ड लिखते थे ये या फिर लिरिक लिखते थे, तो बेलार्ड और लिरिक तो इन्होंने लिखी नहीं है, और ना ही इन्होंने ट्रेजेडी, हाँ एक ट्रेजेडी है। सोनेट के लिए इन्होंने पिटारकन स्टाइल को अडॉप्ट किया था, यानी कि इनके जो सोनेट हैं वो सारी की सारी किस्में पिटारकन में हैं। दो तरह के होते हैं ना सोनेट, इंग्लिश सोनेट और पिटारकन सोनेट, तो इनके सोनेट पिटारकन सोनेट है। नेक्स्ट है 87, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिगिन विद। उनका जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो किसके साथ स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 4 लाइन्स दी गई हैं। ठीक है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। सो ए वाला ही सही हो जाएगा, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, इसी से इनकी लाइन जो पोएम है स्टार्ट होती है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ऑन हिज डिसीज वाइफ टू द मेमोरी ऑफ हिज। ये इन्होंने एक सोनेट लिखा है ऑन हिज डिसीज वाइफ टू द मेमोरी ऑफ, मतलब कौन सी अपनी वाइफ को लेके इन्होंने ये सोनेट लिखा है, तो कौन सी वाइफ के लिए लिखा है ये बताना है। ठीक है, सेकेंड वाइफ इज ए सोनेट विच बिगिंस विद मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस एंड व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। कौन सा वाला है, तो ये फर्स्ट ए वाला सही हो जाएगा। मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, ये सोनेट का नाम है जो इन्होंने अपनी सेकंड वाइफ के लिए लिखा है। जो सेकंड वाइफ है वो मिल्टन को बहुत प्यारी थी और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, 2 साल के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, मिल्टन फॉलो द पिटारकन पैटर्न ऑफ ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड सेस्टेड ऑफ 6 लाइन विद द राइमिंग स्कीम ऑफ अब्बा अब्बा सी डी सी डी सी डी सी C D C D, but he does not follow the Petrarchan similes, the Petrarchan metaphors, the Petrarchan theme, none of these। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो पिटारकन पैटर्न है उसको फॉलो किया है मिल्टन ने, लेकिन पेटारकन थीम को नहीं किया उन्होंने। थीम एक्चुअली क्या है ना, पेटारकन जो थीम होती थी ना वो लव थीम होते थे। जो पेटार्क पोइट थे वो लव के ऊपर अपनी पोइट्री लिखते थे, लेकिन मिल्टन ने इसको नहीं अडॉप्ट किया। उन्होंने रिलीजियस सोनेट लिखे हैं, अपने ऊपर लिखे हैं, पर्सनल लिखे हैं, है ना, इस तरीके के लिखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, द पोइट पर्सोनिफाई पेशेंस हु कम्स एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग एनी मर्मर, एनी टॉक, एनी एंड डिस्कशन एंड एनी अपील। तो यहाँ पर पोइट ने पेशेंस को पर्सोनिफाइज किया है अपनी पोइम के अंदर, जो आता है किसको रोकने के लिए आता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ए, एनी मर्मर। ठीक है, जो उनकी जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें क्या है कि एक लाइन आती है, पेशेंट उस मरमर को रोक देता है, यानी कि जो बड़बड़ाहट उनके अंदर आ रही थी ना कि गॉड मेरी आंखें, मतलब मेरी जो मतलब मेरी जो आई साइट है उसको छीन कर मेरे से काम कराएगा, क्या गॉड मेरे से मतलब ऐसा कराएगा वैसा कराएगा, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ रही थी, एक मरमर उठ रही थी। उसको फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही एक पेशेंस उसको रोक देता है, धैर्य।
तो यहाँ पर उन्होंने पेशेंस को पर्सोनिफाई किया इस पोइम के अंदर, और फिर उनको खुद वो धैर्य फिर उनको ये जवाब देता है कि नहीं, गॉड के पास तो हजारों सेवक हैं जो उसके एक ऑर्डर पर, है ना, स्पीड से आते हैं, चाहे हेवन हो चाहे ओशन हो, डजेंट मैटर। सो ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। Milton talk of talent. This talent is poetic talent. He allude one talent to the famous passage in. ठीक है, तो दिस टैलेंट इज पोइटिक टैलेंट, ये ना ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोइम है ना मिल्टन की, बहुत फेमस है, इसकी लाइंस पूछी जाती हैं, तो बार बार उसमें वही टैलेंट जो आता है ना कि मतलब जो कौन से टैलेंट की बात मिल्टन कर रहे हैं, तो वो पोइटिक टैलेंट की बात कर रहे हैं। तो ये लाइन उन्होंने एक रेफरेंस लिया इस लाइन को, तो कहाँ से उन्होंने इस लाइन को रेफरेंस लिया है इस लाइन का, तो बाइबल से लिया है ना, मैथ्यू 25:14-30, यहाँ से उन्होंने इस लाइन को लिया है, बाइबल के पैसेज से मतलब लिया है। नेक्स्ट है इन हाफ माई डेज इन दिस डैश वर्ल्ड एंड वाइड, तो मतलब मेरी आधी उम्र में ये संसार मेरे लिए क्या हो गया है, मतलब जब वो अंधे हो जाते हैं तो वो बोल रहे हैं कि आधी उम्र में ही संसार मेरे लिए क्या हो गया, डार्क, अंधकार में हो गया। सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, डार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। एंड दैट वन टैलेंट, वही टैलेंट विच इज़ डैश टू हाइड, मतलब एक जो मेरे अंदर जो टैलेंट, मतलब वो अंधे हो गए तो वो कह रहा है मेरे अंदर एक जो टैलेंट बचा था, अब वो भी क्या है कि वो डेथ के साथ चला जाएगा, यानी कि जो पोइटिक जो क्वालिटी मेरे अंदर थी उसको मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा बिना आँखों के। भाई बिना आँखों के मैं अपना लिटरेचर जो वर्क है वो मैं कैसे करूँगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 94। लॉज विद डैश यूजलेस, ए मतलब, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। लॉज विद डैश यूजलेस, मी हिम हर देम, सो मी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू सर्व देयर विद माई डैश एंड प्रेजेंट, मेकर गॉड स्प्रिट नन ऑफ दी, सो यहाँ पे मेकर वर्ड आ जाएगा, मेकर वर्ड का यूज किया उन्होंने गॉड के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। बियर हिज माइल्ड यॉक, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, द पोइट टॉक ऑफ यॉक, दिस यॉक इज ऑफ, तो ये यॉक किस यॉक मतलब किसकी बात कर रहे हैं वो, जॉय एंड सोरो, जॉय एंड प्लीजर, जॉय एंड ब्लिस, नन ऑफ दिस। सो आंसर इज ए, जॉय एंड सोरो की बात कर रहे हैं। मतलब उनका कहना ये है कि इंसान के पास चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसको अपनी जो ड्यूटीज़ है ना वो करते रहना चाहिए, उनसे नहीं भागना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। डैश एट इज बिडिंग स्पीड, मैंने बताया था ना कि 1000 सेवक हैं गॉड के पास, 100,000 नो वन, तो यहाँ पे 1000 वर्ड आएगा, 1000 एट इज बिडिंग स्पीड, यानी कि हज़ारों सेवक उसके एक ऑर्डर पर दौड़ के आते हैं, चाहे ओशन हो चाहे हेवन हो। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 1000 आएगा, वहाँ पे मिलियंस भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। Thou from the first wast present, and with mighty wings outspread, dove-like satest brooding on the vast abyss, and madest it. आंसर हो जाएगा प्रेग्नेंट, आंसर ए। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट हैज़, कितनी लाइन है मिल्टन का जो पैराडाइज की जो बुक फर्स्ट है उसके अंदर कितनी लाइन है ये बताना है आपको। सो 797 लाइन्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, ठीक है, बुक फर्स्ट में 797 लाइन्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। द लॉस ऑफ डैश मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सोरो ऑफ एडम एंड ईव, ए। द लॉस ऑफ ईडन, ईडन मतलब गार्डन, उसको ही तो खो दिया था जब उन्होंने डिसोबीडेंस किया, तो उसके बाद क्या हुआ, लॉस ऑफ ईडन हो गया, उनके हाथ से जो ईडन ऑफ गार्डन था वो चला गया। सो मार्क द बिगनिंग ऑफ द शोरो, मतलब एडम और ईव के दुखों की शुरुआत यहीं से हो जाती है। भाई डिसोबीडेंस करोगे गॉड की तो दुख तो तुम्हें मिलने ही मिलने हैं। क्वेश्चन नंबर 101। हु टेक अपॉन हिमसेल्फ द ओरिजिनल सिन एंड सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम ग्रीफ एंड सफरिंग, ठीक है, कौन ये जो सिन थे, जो ह्यूमन ने जो सिन मतलब जो पाप किए थे हम ह्यूमन बीइंग ने, उन पापों को
अपने ऊपर कौन ले लेता है जब हमारे कष्ट मिटेंगे? तो जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट अवतार लेंगे और फिर जो ह्यूमन ने गलती डिसोबीडियंस करा था उसकी जो सज़ा है वो अपने ऊपर झेलेंगे, जिससे हमारे पाप कम हो जाएंगे। सो आंसर इज ए, जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। हुज टीचिंग विल ओपन द डोर टू पैराडाइज फॉर मैन? किसकी टीचिंग्स हैं जो पैराडाइज के दरवाजे खोलेंगी मैन के लिए? ठीक है, क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है ना वो अवतार लेंगे, है ना, मतलब जो अर्थ है, अर्थ पे आएंगे वो अवतार लेके और फिर लोगों को उपदेश देंगे, और उपदेश से लोगों का भला होगा और उनके लिए जो स्वर्ग है उसके द्वार खुलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। हेवनली म्यूजिज इंस्पायर द सेफर्ड मॉसेस ऑन द हिडन टॉप। हेवनली म्यूजिज इंस्पायर करती हैं सीफर्ड को ऑन द हिडन टॉप ऑफ हॉरेब और सिनाई, हेलिकॉन। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। सो आपका आंसर हो जाएगा ए, हॉरेब और सिनाई को, ठीक है, हेवनली म्यूजिज इंस्पायर करती हैं। नेक्स्ट है 104। मॉसेस टीचेस फर्स्ट द इजराइल टीच एंशिएंट ज्यू हाउ फर्स्ट द हेवन एंड अर्थ आर क्रिएटेड आउट ऑफ। ठीक है, जो मॉसेस हैं वो टीच करती हैं इसराइलियों को कि कैसे जो है हेवन और अर्थ सबसे पहले बने थे। द केओस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। जेरूसलम इज बिल्ट ऑन द हिल ऑफ। जो जेरूसलम है वो किस पर्वत पर बना हुआ है? सियोन, हेलिकॉन, सिलोआ, नन ऑफ दीज। तो ये सियोन के ऊपर बना हुआ, सियोन पर्वत है जिस पर क्या बना हुआ है? जेरूसलम। ठीक है, सियोन पर्वत पर जेरूसलम बना हुआ है, जेरूसलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। द होली स्पिरिट लिव्स इन जस्ट एंड सिनलेस ह्यूमन हर्ट एंड प्रीफर्स द ह्यूमन हर्ट टू अ चर्च, अ मॉस्क, अ टेम्पल, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज सी, अ टेम्पल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज डैश टेस्ट। ठीक है, मैन की जो फर्स्ट डिसोबीडियंस थी और जो फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट था उसका टेस्ट उसका कैसा था? स्वीट था, बिटर था, मॉर्टल था, इमॉर्टल था? तो मॉर्टल था। ठीक है, यानी कि पहले जो जो इंसान था ना वो इमॉर्टल था, लेकिन उसका जो टेस्ट था ना उस फ्रूट ऑफ नॉलेज को टेस्ट करने के बाद इंसान कैसा हो गया? मॉर्टल हो गया, मॉर्टल टेस्ट। सो द राइट आंसर इज सी। So guys, this is all about this video. Thanks for watching and please do like and share this channel.